अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम सेकंड ईयर पीएचडी की हम क्लास इस वक्त ले रहे हैं और पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 करारदाद मकासद करारदाद मकासद 1949। अब देखें, इसके एड से साफ जाहिर है कि ये जो करारदाद मकासद की ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ बेसिकली ये पाकिस्तान बनने के बाद हुआ। जाहिर 1947 में पाकिस्तान बन चुका था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was the first constitutional document that proved to be the foundation of the constitutional development in Pakistan। देखिए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं। ये आइन क्या होता है? ये आइन किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी मुल्क के लिए कोई चीज होती है तो वो उसका आइन होता है। ठीक है जी। अब हमारा जो आइन है, तो हमारे आइन ने बहुत सारी सिचुएशंस देखी, बहुत सारे चेंजेस वक्त के साथ साथ देखे, लेकिन जो सबसे बुनियाद जो थी वो 1949 में इसकी डाली गई। ठीक है जी। द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय लियाकत अली खान। और इस रेजोल्यूशन की जो सबसे अहम बात है वो क्या है कि ये किसने इसको बेसिकली इशू किया? ये हमारे बेहतरीन वजीर आजम जो अभी तक के रहे हैं, पाकिस्तान के पहले ही वजीर आजम है वो, कि जिन्होंने इसको मूव किया। ये वो वजीर आजम है जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर किसी को शक नहीं है, करप्शन का कोई इल्जाम इन पर नहीं लगा, बल्कि इन्होंने तो अपना जो कुछ था वो इस मुल्क पर लुटा दिया। पाकिस्तान को अपना खून जिगर देने वाला ये शख्स लियाकत अली खान, इन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, जिसमें से एक काम ये किया जो आज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है जी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड अप्रूव्ड ऑन मार्च 12 1949। ठीक है जी। ये मूव किया लियाकत अली खान ने, जो अप्रूव कब हुआ? 1949 में अप्रूव हुआ। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके अभी मैं बयान करूंगा। देखें, इससे पहले मैं इस आइन की अहमियत पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि आइन होता क्या है और इसकी क्या अहमियत हो सकती है किसी भी मुल्क के लिए, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो भाई बात यह है कि देखें, जो भी कंट्री होगा उसका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उस आइन की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि अगर कोई उस आइन को मानने से इनकार कर दे, अगर कोई उस आइन को मानने से इनकार कर दे तो उस शख्स को फांसी तक हो सकती है, क्योंकि आइन को ना मानना मुल्क से गद्दारी करार पाती है और जिसकी वजह से किसी शख्स को फांसी तक दी जा सकती है। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, अब अब हमारा तो आइन था ही नहीं। हम थे ब्रिटिश रूल से निकल के एक मुल्क बनने वाले। ब्रिटिश रूल किसका था? अंग्रेजों का था, जो मजहब कौन सा रखते थे? ईसाई थे। उसके बाद मेजोरिटी दूसरे नंबर पर जो थे वो हिंदू थे और हम मुसलमान थे। तो बहुत सारी कानून में ऐसी चीजें चल रही थी जो मुसलमानों के नजदीक सही नहीं थी, तो हमें उसे क्या करना था? हमें चेंज करना था। अच्छा, पाकिस्तान बना कैसे? और पाकिस्तान बना इस तरीके से कि हमने इन दोनों से जंगें लड़ी, इन दोनों से हमने मुख्तलिफ मुहाज पर जंगें लड़ी। ठीक है जी। कहीं पर हमने जानों का नजराना भी दिया और कहीं पर हमने सियासी मार इनको मारी। ठीक है जी। तो बहरहाल अब करारदाद मकासद, अब हमें आइन बनाना था, क्योंकि अगर आइन किसी मुल्क के पास नहीं होगा तो वो मुल्क किसी भी गैर बंदे के हाथों में खेल सकता है। कोई भी बंदा उसके उस मुल्क में आकर अपनी मर्जी चला सकता है। बहुत सारी जो है ना खराब पॉलिसियां बन सकती हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए एक अच्छा और मजबूत आइन का होना जरूरी है कि अगर कभी कोई गलत हुक्मरान आ भी जाए तो आइन उसको इतना जकड़ के रखे कि वो कोई गलत इकदाम ना उठा सके, जिस तरह से आज हमारे मुल्क में। आज हमारे मुल्क में क्या है कि जिस तरह इस वक्त हमारे मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब अगर कोई कानून लेकर आना चाहते हैं तो वो अकेले खुद से अपनी पार्टी के जरिए कानून कोई नाफिज नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें असम्बली है, हमारी जनरल असम्बली है, एक नेशनल असम्बली है, उसके अंदर हमें वो 2/3 मेजोरिटी उनको चाहिए कि जब उनके पास 2/3 मेजोरिटी होगी तो वो एक कानून अपना इम्पोज कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अब क्योंकि उनके पास इतनी तो है ही नहीं ना, तो व्हाट विल ही डू, उनको यानी कि जब 2/3 मेजोरिटी कब होगी, जब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनसे लोग वोट लेकर लोग गए, अगर उनमें से मेजोरिटी अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करेगी तभी वो कानून बनेगा, वरना वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बताया गया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें थी, इस करारदाद मकासद के अंदर क्या क्या चीजें थी, तो देखें इसकी सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है कि एक नया नया मुल्क बना है, कोई आइन नहीं है, अब इस मुल्क में क्या कानून होगा ये बनाकर देना ये कोई आसान काम नहीं है। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो को ये एजाज हासिल है कि सबसे बेहतरीन आइन 1973 में उसने बना कर दिया। ठीक है जी, लेकिन उसने जो बनाया वो बहुत कुछ उसको बना हुआ मिला था भुट्टो साहब को कि 1949 में ये, फिर 1952 और 1956 में आइन आए, यानी कि वो उसको सबसे बेहतरीन शक्ल जो बनी 1973 में जाकर बनी, बांग्लादेश के अलग होने के बाद। खैर, अब ये पहला आइन था हमारा, पहला, जब तक तो ऐसे ही बस चल रहा था हवा में सब कुछ 1947 से 1949 तक। तो ये लियाकत अली खान वन मैन अथॉरिटी थी, बहुत ज्यादा इनके पास पावर थी, बहुत मजबूत वजीर आजम थे अपने वक्त के। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या क्या किया, नंबर 1 सोवरेनिटी, ठीक है जी, नंबर 2 a sacred trust, number 3 the constitution, and number 4 the representative of people। ठीक है जी। अब इसमें 4 बेसिकली पॉइंट्स थे। द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। भाई जो रियासत काम करेगी वो किस तरह से काम करेगी, रियासत काम करेगी लोगों के जरिए, और वो लोग कौन होंगे, वो लोग वो होंगे जो पूरे हमारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, द स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर, रियासत अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी, लेकिन किसके जरिए करेगी, ये जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही हमारी स्टेट अपना काम करेगी। अच्छा जी, आगे क्या लिख रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज enunciated by the Islam will be fully observed। इसका मतलब क्या है कि भाई जमहूरियत, आज़ादी, बराबरी, सब्र, बर्दाश्त और माशरती इंसाफ, ये तमाम चीज़ें जो कि सिखाई गई हैं हमें इस्लाम के ज़रिए, उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इम्पोज करेंगे हम अपने मुल्क में। सारी कायनात की इक़्तिदार आला किसको है जी, अल्लाह को ही को है। सबसे बड़ा रियासत चलाने वाला वो कौन है जी, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार है। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जी अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह ताला। अथॉरिटी रियासत को सौंप दिया जाना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कवानीन के तहत इस अवाम पाकिस्तान की आइन से असम्बली की तरफ से तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है जी। इसमें क्या बताया गया कि अथॉरिटी किसको सौंपी जाएगी, उन लोगों को सौंपी जाएगी कि जो इलेक्शन में वोट लेकर आएंगे, जिन्हें आवाम वोट देगी, उनको हम वो ताकत देंगे और जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून से उसको चलाएंगे। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इस्लाम से क्या करे, टकरा जाए। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो इस्लाम के बताए हुए उसूलों से टकरा जाए। रियासत के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इसकी कुव्वतों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो हमारी रियासतें हैं उनको पावर्स हैं अपनी, ज़ाहिर है फौज की पावर है, रेंजर्स की पावर है, जजेस की पावर है, लेकिन उस पावर का इम्पोज कौन करेगा, यहीं के लोग करेंगे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी तक शायद आपके समझ में नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई यहीं के लोग करेंगे। यहीं के लोग मतलब कोई बाहर से नहीं आएगा, अमेरिका से नहीं आएगा, बरतानिया से नहीं आएगा, यूरोप से नहीं आएगा, इंडिया से नहीं आएगा। यहीं के लोग, कराची में कराची के लोग, सिंध में सिंध के लोग, पंजाब में पंजाब के लोग, इन्हीं लोगों को पावर दी जाएगी और इसी मुआशरे में से उठाकर, इन्हीं मुआशरे से उठाकर एक बंदे को ऊपर लेकर आएंगे जो इस काबिल होगा। उसके क्या होगा, उसका एग्जाम ले लेंगे जी, कमीशन का एग्जाम देगा जो एक तरह से चले आ रहे हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम ले लें, उससे काफी हद तक बंदे की काबिलियत का अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि वो रगड़ देते हैं उसके अंदर। अब सीएसएस क्या होता है जी, सीएसएस में 12 पेपर होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में भी कमीशन एग्जाम होता है, इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, यूरोप में भी होता है, यूएस में भी होता है। दुनिया के हर मुल्क में ये कमीशन का एग्जाम दिया जाता है जिसकी बुनियाद पर लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है जी। और आज भी पाकिस्तान के अंदर मेरिट पर जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है और उसमें कोई पर्ची नहीं चलती। अगर आपके पास इतना तप्पड़ है तो आपको वो जॉब मिल सकती है अगर आप उसको सही से टेस्ट वगैरह दें उसके। मैं खुद दे चुका हूँ सीएसएस वगैरह एग्जाम। खैर आगे चलते हैं।
इसके लिए अलग से क्लास रखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो सीएसएस के हवाले से बहुत सारी नॉलेज आपको डिलीवर मैं कर सकता हूँ। खैर, अच्छा, इस्लाम की तरफ से दरिया के किनारे जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी, समाजी इंसाफ के असूलों की पैरवी की जानी चाहिए। ठीक है जी, इस्लाम के उसूलों के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने मुल्क को चलाएंगे। इनका मतलब मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और एक ऐसा मुल्क बनाएंगे, हमने ये एक लिस्ट में लिखा, जिसमें कुरान और सुन्नत के तरीके से, जो यानी कि अल्टीमेटली वही जो इस्लाम ने हमें सिखाया, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। माइनॉरिटीज, ठीक है जी। अब क्या इसमें क्या लिख रहा है आगे, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होती हैं जी? माइनॉरिटीज होती हैं अकलियतें। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता की और अकल देने के साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को दिया इख्तियार। क्या इख्तियार दिया? कि वो फैसला करे क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो फैसला करे कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है जी। तो अब अकायद, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के अकायद एक जैसे नहीं होते। किसी का कोई और अकीदा होता है, किसी का कोई और अकीदा होता है। तो इस्लामी उसूलों में मतलब इसमें क्या है, प्रोविंस हुकूमत की वफाकी फार्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी के साथ। मौजू के कानून और अवामी अखलाकियात के मौके से कानून और समाजी और इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ से पहले दर्जे की मुसावात, सोच, इज़हार अक़ीदे, इबादत और एसोसिएशन की आज़ादी समेत बुनियादी हकूक़ के तमाम शहरियों को दी जानी चाहिए। ठीक है जी। यकीनन बात यह है कि हमारी ना इंग्लिश इतनी अच्छी है और ना ही उर्दू इतनी अच्छी है, तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैंने जो उर्दू में पढ़कर आप लोगों को सुना दिया, आपके समझ में यकीनन नहीं आया, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे जो लोग सब मुसलमान तो नहीं रहते पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कितने परसेंट मुसलमान रहते हैं, इसका जवाब है 97%। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम, इसका मतलब है 3% रहते हैं। इन 3% में मुख्तलिफ किस्म के गैर मुस्लिम लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गैर मुस्लिम लोग इसमें मौजूद हैं। अब हमारे मुल्क में ये है कि हम अकलियतों को भी उनकी हिफाजत भी करेंगे और उनको तमाम उनके जायज़ हुकूक हमारे मुल्क की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम है, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, तो हम उसके साथ नाइंसाफ़ी करें, ऐसा नहीं होगा। दावत तबलीग अपनी जगह। भाई मुसलमान क्या सब सारे मुसलमान तबलीग करते हैं? द आंसर इज यस। भाई हर मसलक की जहां जहां जिन मुसलमानों की मस्जिद है, कोई क्या एक भी ऐसी मस्जिद है जो अजान ना देते हो? नहीं है ना। यानी हम क्या कहते हैं, हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। यानी हम तो दावत फिक्र दे रहे हैं हर वक्त, और एक दिन में कितनी बार दे रहे हैं? 5 बार। दुनिया के हर कोने कोने से लाउड स्पीकर लगाकर हम हर 5 बार हमारे मुल्क में आजान दी जा रही है। तो ये अपनी जगह कि हम दावत दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं सुन रहे तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम आपको जान से मार देंगे, खाने को नहीं देंगे, आपके हकूक को नहीं देंगे। नहीं, हम आपको जीने का बराबर हक दे रहे हैं, तमाम चीजें हमारे मुल्क में बराबर उनको मिलेंगी। ये भी हमारे कानून का हिस्सा है कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम किसी किस्म का जुल्म आपके ऊपर नहीं होने देंगे। तो ये है माइनॉरिटीज के बारे में, जो कि उसमें कानून में 1949 के करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था। द नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स, इंसान के हकूक। देखें जी, जंगल में और जो इंसानी मुआशरा होता है उसमें फ़र्क क्या होता है? बात यह कि जंगल में और इंसानी मुआशरे में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है, जंगल में और इंसानी मुआशरे में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है, वो यही होता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस
जंगल में कोई कानून नहीं होता, जंगल में कोई कानून नहीं होता, लेकिन इंसान जहां रह रहा होता है वहां पर प्रॉपर लॉ होता है, प्रॉपर कानून होता है। तो यहां पर यह बताया गया कि उस कानून पर हमें अमल दरामद करनी होगी और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना होगा। किसी भी इंसान को कमतर नहीं समझा जाएगा, हर इंसान की बराबर वैल्यू होगी। हर अमीर और गरीब, मुसलमान गैर मुसलमान, उर्दू बोलने वाले, सिंधी पंजाबी बलोची पठान सराइकी हजारेवाल कश्मीरी, ठीक है जी, किसी भी किस्म का, कोई बंगाली या कोई भी हो एवर बलोच, कोई भी यहाँ पर रहता है, सब हमारे लिए बराबर हैं, सबकी बराबर वैल्यू है, किसी को भी कम या ज़्यादा हैसियत हासिल नहीं। ठीक है जी। इसके बाद इलाके और मुल्क की खुदमुख्तारी की सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना था। आगे लिख रहा है फेडरेशन, फेडरेशन होगी और प्रोविंस भी होंगे। फेडरेशन होगी लेकिन ज़्यादा चीज़ें खुद मुख्तार होंगी, यानी कि हम सूबे को बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार करेंगे। ये कौन कह रहा था? ये कह रहे थे जनाब लियाकत अली खान साहब उस ज़माने में, कि हम सूबों को क्या करेंगे, हम सूबों को बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार बनाएंगे। देखिए सूबों ने तो बेसिकली काम करना होता है, और अगर सूबे खुद मुख्तार नहीं होंगे तो वो सही काम नहीं कर पाएंगे। तो सूबों का खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि देखें मुझे जितनी फिक्र होगी किसी और को फिक्र नहीं हो सकती। ठीक है जी, मुझे अपनी जितनी फिक्र होगी किसी और को मेरी उतनी फिक्र नहीं हो सकती ना। तो सूबा जो जो जिसका सूबा है उनको जितनी अपने सूबे की फिक्र होगी किसी और को तो उतनी फिक्र नहीं हो सकती डेफिनेटली। खैर, लेकिन फेडरेशन का होना ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ी रियासत होनी चाहिए ताकि फ़ौज बड़ी हो। जब फ़ौज बड़ी होगी तो हमारे बॉर्डर महफूज रहेंगे। नहीं तो जिस तरह समंदर में होता है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसा ही फिर हमारे दरमियान होना शुरू हो जाएगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना शुरू कर देगी। तो बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर कब्जा कर लेते हैं। यही वजह है कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये ऐसे छोटे मुल्क हैं कि जिन पर कब्जा करना बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है इन पर कब्जा करना। ठीक है जी। नाउ स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट सॉवरेनिटी क्या है? यानी कि रियासत की सबसे ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए और रियासत सबसे ताकतवर होनी चाहिए, और रियासत की आपने बात मानी। ठीक है जी, आप किसी रियासत से टकरा नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रियासत की बात ना माने। ठीक है जी। इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करते हैं। अब एक एक पॉइंट देखें, उर्दू में लिखा हुआ है। जो उर्दू वाले हमारे हजरात वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे आराम से इसको लिख लें। खुद मुख्तारी तमाम कायनात पर हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है। एक मुक़द्दस अमानत उसूल कहते हैं जो सबसे पहले की तौसी है कि इसने इसने की रियासत को सौंप दिया है। जिस अथॉरिटी पाकिस्तान की इस मुकर्रर हुदूद के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है इस लोगों के ज़रिए मुक़द्दस अमानत, यानी जो पावर आपको दी जाएगी वो क्या होगी? मुक़द्दस अमानत होगी वो पावर। अगर आपने उस पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया तो ये आपने जुल्म कर दिया और उसका फिर आपसे हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह आज हम देख रहे हैं जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं अभी तक साबित नहीं हुए हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह ने इन्होंने जुल्म किया था और यूं किया था यूं किया था। आप जानते हैं सारी बात। आइन आइन के खुद मुख्तार आया आज़ाद रियासत के लिए बनाई गई। कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि हर रियासत का एक कानून होता है। पाकिस्तान क्योंकि एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है तो हमारा एक अलग कानून होना चाहिए। जी, नोट्स आई होप कि आपको मिले होंगे। लोगों के नुमाइंदे जमहूरियत, देखिए इंग्लिश में भी है ना, ये इंग्लिश में इसकी डिटेल जो है ना वो नोट्स बहरहाल मौजूद है वैसे तो। आगे क्या कह रहा है? मुसलमानों की तालीम और कुरान सुन्नत के मुकर्रर करदा उसूलों पर बनेगी। ठीक है, अक़लियतों को इंसाफ दिया जाएगा, उनका हिस्सा रखा जाएगा हर चीज़ के अंदर। 8वां कह रहा है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। फेडरेशन होगी, रियासत की खुदमुख्तारी, बैनुल अक़वामी उसूल।
कुछ देखें, कुछ होते हैं एक कौम के उसूल और कुछ होते हैं पूरी दुनिया के उसूल। और हमारे यहाँ जो कानून बनेगा वो बेसिकली मुरक्कब होता है, मिक्सचर होता है उन तमाम उसूलों का जो सिर्फ हमारे मुल्क में चलेंगे, और कुछ उसूल उसमें वो भी शामिल किए जाते हैं जो दुनिया भर में उसूल चलते हैं। तो ये था करारदाद मकासद, ठीक है जी। अब करारदाद मकासद के बाद फिर 1956 आया, और 1956 के बाद फिर 1962, ये दूसरा और तीसरा आइन। पहला आइन जो सबसे पहला था, जो लियाकत अली खान ने वजाते खुद बनाया था। आप लोग जानते हैं कि बदकिस्मती से जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के चंद ही महीनों बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी डेथ हो गई। तकरीबन पूरे हमारे मुल्क ने किसकी तरफ देखा? हमारे पूरे मुल्क ने देखा लियाकत अली खान की तरफ, कि अब ये हमारे मुल्क को लेकर चलेंगे और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है जी। फिर उन्होंने एक आइन दिया था। अब हम आपको बताएंगे पहले 1956 के बारे में और फिर 1962 के बारे में। जो मेरे नोट्स हैं उसमें ये तमाम चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं। नोट्स आपके सेंटर में मौजूद हैं, अगर आपने नहीं खरीदे तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो और मैं रेकमेंड करूँगा, अभी वक्त है आप लोगों के पास, लाजमी तैयारी करें। आप लोग सेकेंड ईयर के हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर पर ही डिपेंड करती है। नाउ नंबर 1 इज टाइटल ऑफ द स्टेट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तौर पर मंजूर कर लिया गया। कब? 1956 में। इसका नाम पहले पाकिस्तान रखा गया था, फिर इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किया। ठीक है जी, 1956 में हुई। ये बात याद रखेंगे आपकी, 1956 में हुआ। मैं एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा आपका बहुत जल्दी। एमसीक्यूज का एक लिंक भेजूंगा, वो आप लोगों के ग्रुप में आएगा, आप उसको फिल करेंगे, वो मेरे पास उसके आंसर आएंगे ऑन द स्पॉट। एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट भी, वो जैसे ही आप आंसर करके सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1956 में नाम रखा गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1956। ठीक है। करारदाद मकासद आइन के किरदार के तौर पर शामिल इस्लामी कानून, कोई कानून कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ मंजूर नहीं किया जाए। ठीक है जी। मुसलमान सदर और मजहबी आज़ादी। अच्छा जी। तो एक बात हुई कि कोई भी आइन की जो है तमाम चीज़ें शामिल कर ली गई। करारदाद मकासद में जो थी वो भी 1956 में के आइन में भी दोबारा से शामिल की गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ। जिस तरह आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन था पहले, इतना बड़ा और भारी सा मोबाइल हुआ करता था, फिर छोटा हुआ। 3310 और 1100 मोबाइल बहुत ही फेमस है। अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया या देखे नहीं है तो कम से कम सुना ज़रूर होगा उन मोबाइलों के बारे में। उसकी ख़ास बात ये थी कि एक सांप वाला गेम हुआ करता था, और वही घूम घूम के लोग खेलते थे, और उसमें लोग खुश होते थे सांप वाले गेम में। आप लोग तो पबजी वाले हैं ना, पबजी चलता है आजकल। अच्छा, तो इसमें 1956 में ये फैसला कर लिया गया कि कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं हो सकता, वजीर आज़म नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त सबसे जो पावरफुल सीट थी 1956 में, 1956 से लेकर 2008 तक, यानी कि आज से 12 साल पहले तक जो सबसे पावरफुल सीट थी वो सदर की थी। सदर इज द मोस्ट पावरफुल सीट इन पाकिस्तान। सदर की तो बजा के रख दी पीपल्स पार्टी जब 2008 में इलेक्शन में आई। तो हुआ ये कि अब इनके 10 साल की जिला वतनी बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ की ख़त्म हो रही थी। अब मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ, अब इनको पता था कि ये आएंगे और ये हड़ाहुड़ी करेंगे आकर। तो मुशर्रफ साहब ने इनसे मुलाकात की।
और इन्होंने भी सोचा कि हाँ यार मिल लो। पॉलिटिक्स बता रहा हूँ आपको। अब मुशर्रफ साहब को इन्होंने कहा कि देखें जी आप सदर बन जाएं, कोई इशू नहीं, वर्दी उतारते हैं। उस वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, आपको पता है वर्दी की वैल्यू, यू नो वेरी वेल। और बेनजीर भुट्टो ने यह कहा कि ठीक है जी अगर हमारी हुकूमत आएगी हम आपको सदर बने रहने देंगे, लेकिन शर्त हमारी है कि आप वर्दी उतार दें, सदर का इलेक्शन करवा लें आप इलेक्शन से पहले। तो हुआ ये कि परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतार दी। अब वर्दी उतार आपको पता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं रहे, वो तो क्या नहीं साहब बन गए। अब हुआ इलेक्शन सदर का, मुशर्रफ साहब फिर सदर बन गए। अब वो सोच रहे हैं कि अगले 5 साल मेरी हुकूमत रहेगी, मैं सदर बना रहूंगा। उनके जहन में क्या था कि भाई अगर ये पंगा करते हैं तो मैं, क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार क्या था कि वो हुकूमत खत्म कर सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर पीपल्स पार्टी कुछ भी आगे पीछे करेगी तो मैं इनकी हुकूमत को खत्म कर दूंगा। अब हुआ ये कि जो पहली असम्बली का इजलास है उसी में उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाना शुरू कर दी सदर के खिलाफ। जब किसी सदर के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक चल जाए तो फिर वो असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, मुशर्रफ साहब हट गए और सरदारी साहब आ गए। सरदारी साहब ने आके वो पावर सरेंडर कर दिए असम्बली को कि भाई अब जो सदर के पास हुकूमत को खत्म करने का इख्तियार था वो खत्म। तो इस तरह जरदारी साहब सदर बनने के बाद सदर की सीट में से कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा निचोड़ के ले गए वो वजीर आजम की तरफ। तो इस वक्त जो सबसे मजबूत सीट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वो है, अल्लाह भला करे, वजीर आजम की। ठीक है जी। तो मैंने आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बताया कि देखें सियासी चाल भी एक तरीका बताया कि किस तरीके से उनको घेरा गया। और दूसरा ये है कि सदर की पास क्या पावर थे। आपको पता है कि हमारी कभी भी कोई किसी हुकूमत ने 5 साल पाकिस्तान में पूरे नहीं किए थे। सबसे पहली हुकूमत जो उसने पूरे किए वो जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की, जो 2008 से लेकर 2013 तक चली। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सदर के पास इख्तियार होता था, हर सदर आके हुकूमत खत्म, हर सदर आएगा हुकूमत खत्म करेगा, हुकूमत खत्म करेगा। और भाई ऐसे मुल्क नहीं चलते। देखें किसी की भी हुकूमत हो, जब तक जमहूरियत चलती रहेगी ना, आहिस्ता आहिस्ता सबको अकल आ जाएगी, जब वोट देंगे काम नहीं करेगा, वोट देंगे काम नहीं करेगा। ठीक है ना? एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारे यहाँ लिसानियत खत्म हो जाएगी अगर जमहूरियत चलती रहे। पठान पठान को वोट नहीं देगा, सिंधी सिंधी को वोट नहीं देगा, महाजिर महाजिर को वोट नहीं देगा। कौन किसको देगा वोट? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा जी। ठीक है जी। हम मजहब भी देखना छोड़ देंगे, हम जबान भी देखना छोड़ देंगे, हम सिर्फ देखेंगे काम, मेरिट। तो देखें पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो यही तरीका अपनाना होगा, उसके लिए हमें इस जमहूरियत को चलने देना होगा। खैर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी आपने सुन लिया, मुसलमान सदर की एक जरूरत, मुसलमान को सदर होगा, उसको सबसे पावर होगी। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी था इसके अंदर। फेडरलिज्म क्या था कि एक सबसे बड़ी जो हुकूमत होगी वो पूरे मुल्क पर होगी, तमाम सूबों से ज्यादा पावर फेडरल की होगी। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसूल बनाए जाएंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी राइट्स जो होते हैं किसी भी शख्स के, यानी कि बुनियादी राइट्स क्या होते हैं बेटा? बुनियादी राइट्स होते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी होती है? यूटिलिटीज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। It is the government who is responsible to provide all the basic necessities to the residents। ठीक है। अच्छा जी। फिर एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई गई 1956 में बनाई गई, आज तक चल रही है। देखें हमारे बुजुर्गों ने कैसी जबरदस्त जबरदस्त पॉलिसी लेकर है जो आज तक चल रही है। देखें जी, उस वक्त आया कि मुसलमान सदर होना चाहिए, आज तक ऐसे ही इस्लामी नजरियाती काउंसिल बना, आज तक वो काम कर रहा है। और हमारे मुल्क में फिरका वाराना जो मसले मसाइल हो जाते हैं उसके अंदर कमी लाने में इसका बड़ा एक किरदार है। ठीक है जी। गुलामी और जबरी मुशक्कत मना किया गया। क्या हुआ? हमारे यहाँ गुलामी का चक्कर खत्म किया गया कि कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। ठीक है जी। अब जो नौकरी है वो, उसमें कोई किसी का गुलाम नहीं है। मतलब आप किसी को भी हमेशा के लिए बाउंड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। ठीक है जी। क्योंकि पहले होता था ना गुलाम बिकते थे, आपको पता ही होगा, बहुत सारे वाकयात हैं। कितने गुलाम आज़ाद करवाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सारे गुलामों को आज़ाद करवाया। ठीक है जी। और गुलाम का चक्कर वाला उसके बाद भी चलता रहा है घर से तक, हुजूर के बाद भी। ठीक है जी। लेकिन हमारे मुल्क में ये गुलामों का चक्कर नहीं है, कोई गुलाम नहीं खरीद सकता। ठीक है जी। आज भी कुछ मुल्कों में शायद ऐसा है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आप गुलाम खरीद सकते हैं। ओके। इसी के साथ क्या था? शराब और मंशियात फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई थी और ममनू करार दिया गया।
शराब और मंशियात आज तक हमारे यहाँ मना है, ठीक है जी। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें भी मना है, ठीक है ना। मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद अमरीका मुसलमानों के रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत थी। अच्छा, उस वक्त ये 1956 की बात है कि उस वक्त की जो सुपर पावर था वो अमरीका था या तो रशिया। अच्छा, रशिया से हमारी क्योंकि बनती नहीं थी, दुनिया में दो ही सुपर पावर्स थी, एक अमरीका था और एक रशिया था। क्योंकि इंडिया रशिया की तरफ चला गया और रशिया इंडिया की तरफ चला गया, उन दोनों मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा आपस में कुर्बत आ गई थी। तो अब हमें जाहिर है कि हमारे पास अमरीका ही था, तो हमने अपने आइन का हिस्सा बना लिया कि अमरीका से हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ताकि अगर कभी कोई दूसरा मुल्क हम पर करे तो हमारे साथ कोई एक बड़ा मुल्क होना चाहिए। तो अमरीका हमारी ज़रूरत थी कि जिसके साथ, और आज भी आप देखते हैं कि, लेकिन आज हमें अंदाज़ा हुआ, आज की जो हमारी सोच है वो ये है कि नहीं भाई, हमें किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही काफ़ी हैं और कोई हमारा साथ देने वाला इस दुनिया में नहीं है, और यही हकीकत है, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के बुनियादी पॉइंट्स ये इस मुल्क में, यही सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हुई हैं आपके नोट्स के अंदर, ठीक है ना। आप वो रख लीजिएगा। अगर कोई इश्यू, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।